आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के सियासी रण क्षेत्र से लेकर सामाजिक कुरुक्षेत्र तक और धार्मिक आस्था से लेकर धर्म की रक्षा तक एक नारा हर जगह सुनाई दे रहा है और वो है बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने इस नारे का जिक्र किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने और अब आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि योगी का नारा नेक है, वो एकता का परिचायक है, उसमें एकता की यूनिटी की भावना है। लेकिन इस बयान के मायने क्या है? क्या इस बयान की परीक्षा हम इतिहास के पन्नों में कई बार दे चुके हैं और फेल हो चुके हैं, यानी बंटने की वजह से कट चुके हैं? सवाल यह भी है कि क्या यह नारा धार्मिक आधार पर एकता से जुड़ा है या फिर जातिगत आधार पर बंटवारे को रोकने की सियासत पर टिका है? सवाल यह भी है कि क्या वाकई में एक समाज पर राज करने का एक ही तरीका है और वो अंग्रेजों की नीति यानी फूट डालो और राज करो। इसको एक और तरीके से समझिए। बचपन में हम सबने एक कहानी सुनी हो कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ना मुश्किल होता है। क्या समाज पर भी यही कहानी लागू होती है, यही फॉर्मूला लागू होता है? और क्या मोदी से लेकर योगी और आरएसएस तक देश में इसी जातियों के आधार पर बिखरी लकड़ियों को एकजुट कर वो गट्ठड़ बनाना चाहते हैं जिसको तोड़ना किसी भी देश विरोधी ताकत के लिए मुमकिन ना हो? आज हम आपको इस बयान के एक अलग तरीके से मायने समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां बंटने का मतलब क्या है और कटने का मतलब क्या है, यह समझना बेहद जरूरी। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बयान ही सुनाते हैं, क्योंकि योगी ने 27 अगस्त 2024 को बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2024 को और दत्तात्रेय होसबोले ने 26 अक्टूबर को बयान दिया। इन बयानों को पहले सुनिए, फिर इन बयानों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जरा सुनिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। ये अमर गीत है, तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के
अगर सिर्फ भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। इसको एक और उदाहरण के तौर पर समझिए, जिस घर में 4 भाइयों के अंदर नहीं बनती उसमें पड़ोसी सरपंच होता है। बहरहाल एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक समाज को बिखेर दिया गया, जातियों के आधार पर बिखेर दिया गया। 80 सालों के अंदर जो आंकड़ा सामने आया वो एक ऐसा आंकड़ा है जो शायद हर 4 आदमियों के अंदर एक बिखराव को लाता है, एक दूसरे के लिए एक बड़े क्वेश्चन मार्क को लाता है। और ये कैसे, जरा इसको समझिए। बीते 80 साल में क्या हुआ? 1931 में देश के अंदर कितनी जातियां थी आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ 4147। इसमें जाति और उपजाति दोनों को काउंट कीजिए। लेकिन इन 80 सालों के अंदर, अब इसको सियासी तौर पर कहिए नफा नुकसान के लिए या सामाजिक तौर पर बिखराव के लिए कहिए, ये जातियां बढ़ते बढ़ते, उपजातियां बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई गिनिए जरा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 46 लाख। आप सोचिए जरा, 4147 से बढ़कर 46 लाख जातियां और उपजातियां हो गई। यानी हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिस समाज के अंदर बिखराव ही बिखराव है, जातियों के आधार पर। और सियासी बयानों की शुरुआत यहां से नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से बयान बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप ध्यान कीजिए, इससे पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तरफ से एक नारा दिया गया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जातिगत जनगणना की बात की गई थी। दरअसल जो टारगेट पर थे वो टारगेट पर ये 40 जातियां, 40 लाख जातियां और उपजातियां थी, जिनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही थी। और फिलहाल इनको एकजुट करके एक साथ देश को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है, बटोगे तो कटोगे। कटोगे किसमें? समाज के अंदर से आप खुद कट जाओगे। मकसद जातियों को हिस्सेदारी से ज्यादा जो नारा दिया गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसमें जातियों के बंटवारे के आंकड़े से जुड़ी हुई सियासत। बहरहाल जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, यह एक तरीके से टुकड़े टुकड़े हुए धर्म का वो आईना है, जो आईना खुद वर्तमान स्थिति में टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है और उसको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप सोचिए, एक उदाहरण आपको देते हैं, सेना में जब सैनिक दुश्मन से लड़ रहा होता है तो क्या वो जातिगत आधार पर लड़ रहा होता है? क्या वो धार्मिक आधार पर लड़ रहा होता है? जब एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी का इलाज कर रहा होता है, क्या वो जातिगत आधार पर कर रहा होता है? जब एक इंजीनियर एक पुल बना रहा होता है, क्या वो ये सोचकर बना रहा होता है कि इस पुल के ऊपर से किस जाति के लोग गुजरेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होता। एक इमारत भी बन रही होती है तो उसमें ना जाने कितने जाति के लोग काम कर रहे होते हैं और कोई भला जाति का आदमी आकर उसमें रह रहा होता है। तो ये जातियों का बंधन किस तरीके से आया, और ये सिर्फ देश में नहीं है, इसको प्रादेशिक तौर पर आप देखेंगे तो ये जटिलता और ज्यादा नजर आएगी। इसमें जो जातियों को बांटा गया है और जातियों को बांटकर उस जाति को अपने ही समाज से कैसे काटा गया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र को जरा देखिए, क्योंकि देश को एक बार के लिए भूल जाएं कि भाई देश के अंदर कितनी जातियां बना दी गई। एक प्रदेश की आबादी को कैसे जातिगत आधार पर बिखेर दिया गया, इसको समझने के लिए महाराष्ट्र का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि एक प्रदेश में ही कैसे समाज जातियों के मकड़जाल में फंस चुका है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं, जरा देखिए। 1931 के अंदर महाराष्ट्र में 494 जातियां और उपजातियां थी, सिर्फ 494। लेकिन वो 2011 में आते आते कितनी हो गई? 4,28,677। आप सोचिए, बीते 80 सालों के अंदर समाज में किस तरीके का बिखरेव किया गया है, किस तरीके से समाज को बांटा गया है, और समाज को बांटते हुए कैसे समाज के अंदर एक दूसरे को उसी समाज के अंदर काटा गया है सामाजिक तौर पर। तो इस बयान के अपने आप में बहुत मायने हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसी समाज से कट जाओगे जिसमें से आप बटे हो।
बहरहाल अब सवाल यह भी है कि क्या जब हम अनाज खाते हैं तो उगाने वाले का क्या हम जाति पूछते हैं? छोड़िए आज के दौर में पिज्जा ऑर्डर करके जो डिलीवरी बॉय आता है क्या उसकी जाति पूछते हैं? गाड़ी खरीदने जाते हैं क्या कंपनी के किसी जाति के लोग कितने काम करें यह पूछते हैं? दैनिक दिनचर्या के हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं जब हम जाति के बंधन को तोड़ते हैं या कहें कि जाति का वजूद बहुत मायने नहीं रखता, तो फिर यह जाति जाति क्यों है? क्यों लाखों की संख्या में जातियां और उपजातियां बट गई हैं? क्या वोट के चक्कर में? क्या नेता को चुनने के चक्कर में हम जातियों में बिखर गए हैं? क्योंकि हम सबसे बेहतर नेता नहीं चुनते, हम वो नेता चुनते हैं जो हमारी जाति का है या जिस जाति के साथ उसकी बनती है। क्या वाकई में देश के अंदर जिनको हम राष्ट्र निर्माण के लिए आगे लेकर आ रहे हैं उन्हें हम जातिगत आधार पर बिखेरते हैं? वर्तमान में एकजुट होने की जरूरत अगर है तो क्या जातियों को एक धार्मिक आधार पर है, एक राष्ट्र के तौर पर है? इसको भी समझने की बेहद जरूरत है। लेकिन समझिए जरा कि बटेंगे तो कटेंगे, यह तस्वीर तो साफ कि यहां समाज के अंदर अगर आप जातिगत आधार पर बटेंगे तो सामाजिक बहिष्कार को झेलेंगे, यानी कि समाज के अंदर ही कटेंगे, क्योंकि आपको कोडिंग कर दिया गया है कि आप फला जाति से हो, आप फला जाति से हो, और फिर बहुत मायने नहीं रखता कि आप क्या हो, आपको काट दिया जाता है उसी समाज के अंदर। तो इसका दूसरा मतलब निकालिए, क्या यह कहा जा रहा है कि एकजुट हो जाइए? अगर यह कहा जा रहा है कि एकजुट हो जाइए तो इसका मतलब क्या है, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि एकजुटता किसके खिलाफ? एकजुटता संगठित अपराध के खिलाफ यह होना चाहिए, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एकजुटता होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, धार्मिक नफरती सोच के खिलाफ होनी चाहिए, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुटता होनी चाहिए, लव जिहाद के खिलाफ एकजुटता होनी चाहिए। और इस पर किसी को बंटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे उसी समाज के अंदर जिस समाज के अंदर हम बट रहे हैं। लेकिन ये दरअसल धार्मिक मायने, राजनीतिक मायने क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट होने के राजनीतिक मायने क्या है, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जातियों में वोट बंटवारे के खिलाफ एकजुट होने की बात की जा रही है कि आप जातियों में बट जाते हैं, आपके वोट बढ़ जाते हैं और एक बेहतर कैंडिडेट शायद इसलिए हार जाता है क्योंकि वो जाति आधारित वोट को अपनी तरफ ले ही नहीं पाता और उसका खामियाजा उस पूरे समाज, उस पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है। प्रत्याशी की जाति को आधार बनाने के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, धार्मिक आधार पर वोट के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, विचारधारा विकास नहीं जाति चुनने के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, इस पर बंटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे से इस आधार पर कटने की भी जरूरत नहीं कि ये तो फला जाति का है, अगर वो बेहतर है तो उसको चुनिए, इस पर आपको कटने की जरूरत नहीं है। इलाके के विकास के पक्ष में आपको एकजुट होने की जरूरत है और उसमें आपको जाति के बंधन को तोड़ना पड़ेगा। इलाका मतलब आपका क्षेत्र यानी कि आपका प्रदेश यानी कि आपका देश, और इसी हिसाब से आपको एकजुट होने की जरूरत, आपको बिल्कुल बंटने की जरूरत नहीं और उस बंटने के जरिए आपको विकास के रास्ते से कटने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बंटने से कटने तक क्या क्या होगा? अगर आप मानिए आप बट रहे हैं, जातिगत आधार पर बट रहे हैं, तो कहां कहां से आप कट सकते हैं, कहां कहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यह इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों को हम आगे खंगालेंगे, लेकिन अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मान लें, क्योंकि बयान चाहे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, या फिर बटोगे तो कटोगे, एक है तो नेक है, एकजुटता के साथ जो बयान दिया गया उसके अगर ऐसा नहीं होता और हम बट जाते हैं, जो कि अमूमन बट रहे हैं, आप सोचिए 46 लाख जातियों में बट गए, देखते ही देखते बट गए, और समाज के अंदर हम कटते चले गए उसी समाज के अंदर जिसका हिस्सा है, और फिर उसी बटने की वजह से हम सरकारों को चुनते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं उस दृष्टिकोण से जो शायद हमें आज तक 80 सालों के अंदर दिखाया। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बट रहे हैं तो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहला, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप समझेंगे तो बहुमत की सरकार नहीं आती,
और बहुमत की सरकार नहीं आती, मतलब सरकार की पैरों में बेड़ियां होती है और वो कठोर फैसले लेने में कटौती करती है। दूसरा, बहुमत की पसंद का नेता नहीं मिलता है, विकास में समस्या आती है। जाति में बटे समाज को तोड़ना आसान होता है और जातियों में बंटने से देश विरोधी ताकतें मजबूत होती है, क्योंकि एक जो बड़ा समाज है जिसकी अपनी एक ताकत है, जो देश को आगे ले जा सकता है एकजुट होकर, बिना बटे, बिना एक दूसरे से कटे, वो जब कटता है जातियों के आधार पर, जब वो बंटता है सामाजिक आधार पर, तो फिर उसका फायदा देश विरोधी ताकतें उठाती हैं और यह इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों को पलटिए, आपको पता चलेगा जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं। कैसे, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन समाज में तनाव पैदा करना इसके बाद आसान होता है, क्योंकि उन्होंने आपको ही लड़वा दिया है। जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने आपको जाति आधारित बांट कर एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़ा कर दिया है, और ऐसे में तनाव पैदा करना बेहद आसान है। और बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि तनाव कम होने की कोशिश की गई, जबकि बीते दौर में अगर आप जाएंगे तो आपको जाति आधारित दंगे भी देश के अंदर देखने को मिले। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एकता यानी एकजुटता विकास लाती है और बंटवारा विनाश लेकर आता है। और किसी को अगर बंटवारा समझना है तो वो 1947 का देश का विभाजन पढ़ ले, उसको एहसास होगा कि बंटवारा कितना विनाशकारी होता है। इसके अलावा किसी एजेंडे को लागू करना आसान होता है देश विरोधी ताकतों के लिए, अगर बहुमत नहीं है, अगर हम बंट गए। जातियों में बंटने पर बहुमत भी अल्पमत नजर आता है। इस लाइन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जातियों में बंटने पर बहुमत भी अल्पमत नजर आता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आप 100 हैं और जिनके खिलाफ आप 100 हैं, अगर वो सिर्फ 10 है, आपको 20 हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो हर हिस्से में सिर्फ 5 नजर आएगा, और जो आप बहुमत के 100 थे वो सिर्फ आज बंटने की वजह से कटते कटते 5 एक समूह में हो गए, और आपके ऊपर भारी कौन? जो 10 है। एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे, यानी जातियों में जब एक समाज बंटता है तो बेशक वो बहुमत में हो, वो उस समाज के अंदर अल्पमत नजर आता है, और अल्पमत ऐसी स्थिति में बहुमत को हरा सकता है अगर बहुमत बटा हुआ है, अगर आपस में कटा हुआ है। इन बयानों के बहुत मायने हैं और आपको बिल्कुल नहीं समझाया जाएगा। क्यों नहीं समझाया जाएगा? क्योंकि अक्सर जब बटोगे तो कटोगे, इसको धार्मिक दृष्टिकोण दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास के कुछ पन्ने आपके लिए खंगालते हैं। आपको पृथ्वीराज याद हो, उनकी वीर गाथाएं याद हो, लेकिन क्या आपको उनकी पराजय याद है? कि पृथ्वीराज की पराजय के पीछे की वजह क्या थी? दरअसल वही बंटवारा, समाज के अंदर का वही भेदी जिसने पृथ्वीराज को हराया। अजय पृथ्वीराज की पराजय और जयचंद ने कैसे बांटा और गौरी ने कैसे काटा, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि सर्वगुण संपन्न राजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब उन्हें कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता से प्रेम हुआ। हट की वजह से पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से ही अपने साथ ले गए, उनके साथ गंधर्व विवाह किया, क्योंकि राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते, इसीलिए शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में स्वयंवर से उनकी बेटी को ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मान लिया, और यहां से एक समाज के अंदर बंटवारा शुरू हुआ। जो एक साथ थे, एक देश के साथ थे, बेशक उस वक्त राजा रजवाड़े थे, लेकिन मातृभूमि सबकी एक थी। वो कैसे दुश्मनी में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, बंटवारा हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ? मुगल शासक मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1889 तक पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन हर बार वो हारा। हर बार उसे पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन अपने उसूलों के पक्के पृथ्वीराज ने हर बार उनकी जान बख्श दी। ढीठ मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार फिर से 1192 में आक्रमण किया, और इस बार उसकी मदद पृथ्वीराज चौहान के ससुर राजा जयचंद ने की। बंटवारा कितना घातक होता है? पृथ्वीराज आखिरकार हार गए
और गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। सजा के तौर पर कहते हैं उनकी आंखों में गर्म सलाखें दागकर अंधा कर दिया और उसके बाद जो बंटवारा हुआ, जो वहां पर समाज कटता हुआ नजर आया, वो एक अलग इतिहास का पन्ना है। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति आपको याद होगी। समझिए जरा कि समाज के अंदर का बंटवारा कैसे घातक होता है उस समाज के लिए, उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए। रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति कैसे मिली? क्योंकि भेदी ने बांटा और अंग्रेजों ने काटा। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना और रानी लक्ष्मीबाई के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1857 की क्रांति की दिशा और दशा बदल रहा था। झांसी में हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई पस्त हो गई थी और वीर गति को प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने जब पहली बार रानी लक्ष्मीबाई के झांसी पर आक्रमण किया तो एक व्यक्ति की गद्दारी ने झांसी को मुश्किल में खड़ा कर दिया। यानी उस समाज के अंदर के एक बंटवारे ने पूरी झांसी को मुसीबत में डाल दिया था। अंग्रेजों ने जब पहली बार आक्रमण किया तो झांसी किला इतना मजबूत था कि कोई उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस किले के अंदर कोई बंटवारा नहीं था, कोई भेदी नहीं था, वहां ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे कि उसका तोड़ निकल सके, झांसी को काटा जा सके। इतिहास के जानकार लक्ष्मी नारायण शर्मा बताते हैं कि झांसी किले के परकोटे पर बने 10 दरवाजों पर अंग्रेज कई दिनों तक कोशिश करते रहे, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाए। तभी रानी की सेना के एक सिपाही ने गद्दारी कर दी और कटेरा के रहने वाले सिपाही को रानी लक्ष्मीबाई ने ओरछा गेट की जिम्मेदारी दी थी। कुछ चंद पैसों के लिए गद्दार ने ओरछा गेट खोल दिया और अंग्रेज किले के अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद जो भेदी था, जो समाज के अंदर का बंटवारा था, उसने कैसे सब कुछ बर्बाद किया, यह हर कोई जानता है। इन कहानियों को पढ़िए। महाराणा प्रताप, महाराजा रतन सिंह की वीर गति, रानी पद्मावती का जौहर, सब घटनाओं के पीछे बटना है और इसकी वजह से सामाजिक तौर पर कटना है। आपको अंग्रेजों की नीति तो याद ही होगी, जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि तारीख याद कीजिए 12 अगस्त 1765। व्यापार के इरादे से भारत में घुसे अंग्रेजों ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, फिर रियासतों की आपसी लड़ाई करवाई, यानी रियासतों को बीच आपस में बांटा और फिर बिखराव का फायदा उठाते हुए उन रजवाड़ों को काटा, उनकी रियासतों को कब्जा कर लिया। भारत पर अंग्रेजों के शासन की आधिकारिक शुरुआत 12 अगस्त 1765 को हुई और अंग्रेजों की राज करने की नीति क्या थी? फूट डालो, राज करो। 80 सालों से क्या यही हो रहा है कि आपको जातियों के आधार पर बांट दीजिए, समाज में आपको काट दीजिए और फिर राज कीजिए? कुछ बयानों का जिक्र करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन वो जाति पर क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखिए। वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, क्या रहे हैं वो? भारत में जो लोग एक खास तरह की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, जबकि मेरे ख्याल से जाति व्यवस्था एंटी नेशनल है, क्योंकि ये देश को बांटती है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि जो एंटी नेशनल है वो दरअसल जाति व्यवस्था है, क्योंकि वो समाज को बांट रही है और समाज को बांटते हुए समाज को ही समाज में काट रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत से उदाहरण हैं कि किस तरीके से विध्वंस हुआ है। जब जब हम बटे हैं तब हम कटे हैं। एक थ्योरी है, मुगल काल के अंदर कितने बटे कितने कटे, आप इतिहास को खंगालिएगा, लेकिन अ थ्योरी ऑफ इंपेरियलिज्म 2016 ये एक बुक है। इस बुक को जिसने लिखा, उन्होंने ब्रिटेन काल के दौरान हमारे बटने से हमारे कटने तक का पूरा इतिहास लिखा है। और ये थ्योरी क्या कह रही है, इसको जरा देखिए। इस थ्योरी को क्या कहा जा रहा है, उससे पहले मुगल काल का जिक्र कर लेते हैं। आपको लाखों की संख्या में धर्मांतरण, हत्याएं और मंदिर विध्वंस होते नजर आएंगे। लेकिन अगला लेके आइए, अ थ्योरी ऑफ इंपेरियलिज्म 2016, क्योंकि ये अंग्रेजों के शासनकाल से जुड़ी है। इसमें क्या है, 1765 और 1938 के बीच भारत से $45 ट्रिलियन लूटा गया अंग्रेजों की तरफ से, सिर्फ हमारे बटने की वजह से। और ब्रिटिश राज में
1,80,00,000 भारतीयों की मृत्यु हुई। यह एक्चुअली में कटना है, समाज से नहीं, इस दुनिया से ही कटना है। और इसलिए अंत में हम आपको जाति यानी कि कास्ट जिसे हम कह रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। अगर किसी ने सही तरीके से इस परिभाषा को ही समझ लिया तो वो बहुत आराम से समझ जाएगा कि बंटने और कटने का मतलब क्या है। तो जरा समझिए कि कास्ट शब्द कहां से आया और इसके मायने क्या है। जरा देखिए, जाति यानी कास्ट, कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से जन्मा है और कास्टा का अर्थ होता है नस्ल और भेद। आप सोचिए, जिस शब्द का मतलब ही भेद है, जिस शब्द का मतलब ही भेदभाव है, हम उसकी लगातार 80 सालों से मुखालफत करते आ रहे हैं और उस भेद को बहुत तेजी से बढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भेद जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा भारत का नुकसान होगा। और ये कौन है जो जाति आधार पर हमें बांट रहे हैं। दूसरा, कास्टस लैटिन शब्द है, इससे भी जुड़ता है कास्ट, और कास्टस का अर्थ होता है विशुद्ध, यानी जो शुद्ध नहीं। आप सोचिए जरा, और जाति प्रथा को आप गूगल करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या आ रही है। इसकी परिभाषा आ रही है जन्मजात भेद पर आधारित एक व्यवस्था है। एक कास्ट शब्द, एक जाति शब्द जो नस्ल भेद को दर्शाती है, जो आपके विशुद्ध होने को दर्शाती है, जो जन्मजात आधारित एक भेदभाव पर टिकी एक अवधारणा है, एक व्यवस्था है। क्या उसको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। हमने सोचा कि प्रोग्राम आपके लिए इसलिए करें क्योंकि इस बटेंगे तो कटेंगे के ना जाने कितने मायने निकाले जाएंगे, लेकिन इसका असल मायने जो हम समझ पाए वो दरअसल यही है कि अगर आप समाज के अंदर जाति आधार पर बटेंगे तो यकीन मानिए उसी समाज के अंदर सामाजिक तौर पर आप इतने कट जाएंगे कि आप एहसास ही नहीं कर पाएंगे। और यहीं से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है जो आपको दूसरों की नजरों में छोटा दर्शाता है, क्योंकि आप एक ऐसे शब्द से जुड़े हैं जिसे कास्ट कहते हैं, जिसका अर्थ ही नस्ल भेद है, विशुद्ध है, जन्मजात आधारित भेदभाव है। इन बयानों के आपकी नजर में मायने क्या है, यह हमें जरूर बताइए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।